ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नैतिक विकास। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसे प्रीवियस क्लास में हम संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के संदर्भ में विस्तारपूर्वक पढ़े हैं। यदि वो वीडियो हमारे अभी तक नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से वीडियो प्राप्त कर लेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको सीईटी से जुड़े तमाम अपडेट आप इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास। देखिए, नैतिक विकास कुछ मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आपके जीवन से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कोहलबर्ग ने एक रियल जीवन पर आधारित नैतिक विकास का ही चरण दिए हैं, जो आप एक स्टोरी के माध्यम से इसको विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग क्या थे और इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग कई सालों तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, यानी ये कुछ समय के लिए ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे। और वह 1970 के दशक की बात हो रही। 1970 के दशक में की शुरुआत में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हो गए। किस काम के लिए प्रसिद्ध हुए? क्योंकि उन्होंने एक विकास मनोवैज्ञानिक के रूप में शुरू की और फिर नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में चले गए। वह विशेष रूप से नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, जिन्हें उन्होंने हार्वर्ड सेंटर ऑफ मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा में आयोजित शोध अध्ययनों के माध्यम से लोकप्रिय हुए। यानी इनका जो कैरियर रहा, ये एक मनोवैज्ञानिक रूप में उन्होंने सामने आए, फिर उन्होंने नैतिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया और नैतिक विकास के लिए ही ये ज़्यादा फेमस है। तो आगे हम जानते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा। देखिए, नैतिक विकास इन्होंने क्यों दिया, सबसे पहले ये समझें। नैतिक विकास जो है, एक हम कहानी आपको बताते हैं जो इन्हीं के द्वारा दिया गया है और ये रियल कहानी है। उसी कहानी से ये पूरा इनका सार है। अगर उस कहानी को आप एक मरतबा पढ़ लेंगे तो आप पूरे नैतिक विकास की अवधारणा से पूरे अवगत हो जाएंगे। इसमें होता है कि आपको हम शॉर्टली इस कहानी का सार बता देते हैं। 1958 की बात है, ये यूरोप की कहानी है, ये रियल कहानी है। क्या होता है कि इसमें एक हेनज नाम का व्यक्ति रहता है। कौन नाम का रहता है? हेनज नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी पत्नी एक गंभीर कैंसर बीमारी से पीड़ित रहती है। कैसे से रहती है? कैंसर बीमारी से पीड़ित रहती है। और उनके जो पति होते हैं, हेनज जो है, उनके पति मतलब उनकी पत्नी बीमार रहती है और हेनज उसका पति होता है, वो उसके बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा मतलब परेशान में रहता है। जब उसको पता चलता है कि इसी मोहल्ले में, इसी गांव में एक रासायनिक विज्ञान के एक डॉक्टर है, उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी के लिए दवा बनाई है, तो वो उस दवा उसको पता चलता है कि हाँ, अमुक दुकानदार के पास, अमुक डॉक्टर के पास में इस बीमारी का इलाज का दवा है, उन्होंने बनाया है। जब हेनज वहाँ पर जाता है उस दवा के दुकान पर और जब उससे तलब करता है, मांगता है, तो क्या बोलता है कि दवा की जो कीमत होती है, लागत कीमत से ये 10 गुना बढ़ा देता है। जब हेनज को पता चलता है, हेनज को लगता है कि हम इतना नहीं जमा कर पाएंगे, तो हेनज क्या बोलता है कि आप हो सके तो कुछ पैसे ले लीजिए और कुछ पैसे हम बाद में दे देंगे, लेकिन दवा हमको दे दीजिए। लेकिन वो डॉक्टर जो होता है वो इस दवा को देने के लिए राजी हेनज को नहीं होता। हेनज और भी ज़्यादा परेशानी में डूबता जाता है। अंत में क्या होता है कि हेनज लास्ट में ये निर्णय लेता है कि चुपके से उसके क्लिनिक के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ से वो रासायनिक जो उसका जो शॉप होता है, वहाँ से वो दवा लेके निकल जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि दो चीज़ यहाँ पर देखा गया। एक यहाँ पर नैतिक विकास, यहाँ पर आप देखेंगे तो हेनज के द्वारा भी गलत किया गया और एक देखेंगे वहाँ पर तो डॉक्टर के द्वारा भी कहा गया। लेकिन आपसे कहा जाए कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ये निष्कर्ष निकालना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है और आपके लिए भी मुमकिन नहीं। अगर आपसे निष्कर्ष निकल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर यहाँ पर हेनज की गलती ज़्यादा है या डॉक्टर की गलती ज़्यादा है। कुछ यहाँ से प्रश्न उठते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहला क्या होता है, हेनज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए था। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ से निकल सकते हैं, प्रश्न भी निकल सकते हैं। क्योंकि उसे परिणाम स्वरूप जेल में रखा जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि वह एक बुरे व्यक्ति है। अगर वहाँ पर हेनज अगर चोरी कर लेता है तो इसके अकॉर्डिंग, इसके परिणाम स्वरूप उसको जेल भी जाना पड़ सकता है और उसकी छवि एक बुरे व्यक्ति में ही शामिल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपना विचार आप देंगे। दूसरा इसमें स्टेप में क्या हो सकता है, या हेनज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि यह केवल $200 की लायक थी और न ही किसी चिकित्सक जिसके लिए कितना चाहता था। हेनज ने भी
इसके लिए भुगतान करने की पेशकश की थी और चोरी नहीं कर रहा था। यानी उन्होंने पहले उस दवा खरीदने की प्रयास की थी, नहीं कि चोरी करने की नीयत से गए थे। वो अंततः जब डॉक्टर देने के लिए राजी नहीं हुआ तब वो चोरी किया। अब डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर का ही चीज़ है वो चाहेगा वो अपने सामान को 2 गुना दाम में भेजे या 3 गुना में बेचे, लेकिन नैतिक विकास वो नहीं बताती है कि वो कुछ कीमत को अपने मतलब उसके लागत कीमत से कई गुना ज़्यादा रख दिया जाए ताकि अगला व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाए, उसकी रिक्वायरमेंट उस दवा है तो नहीं ले पाए। ये भी उसकी नैतिक विकास की ओर नहीं बताती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके तथ्य हैं जो हम इसी तथ्य के बारे में, उनके जो 3 अवस्थाएं हैं उनको हम विस्तार पूर्वक से पढ़ने वाले हैं। तो हम इस पीडीएफ आपको हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। हम सिर्फ आपको तीनों जो अवस्था है उसके कुछ उप है, यानी 2-2 उसमें शामिल है, टोटल 6 अवस्था हैं जिसको हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पहला अवस्था वहाँ से हम शुरू 3 अवस्था दी। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के 3 स्तरों की पहचान की है। पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और प्रसव पारंपरिक अवस्था दी है। प्रत्येक स्तर नैतिक विकास के जटिल चरणों से गुजरता है। यानी उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं और 3 अवस्था से होकर एक जटिल प्रक्रिया, यहाँ पर हमेशा नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। इस अवस्था से लगातार 3 अवस्था दी हैं और तीनों के 2-2 उप अवस्था, यानी कुल मिला के 6 अवस्था उन्होंने दी है। इस वीडियो के माध्यम से हम उस चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला अवस्था प्रारंभ होता है आपका पूर्व परंपरागत। क्या होता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था है। ये क्या होता है? एक बच्चे की नैतिकता की भावना बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। बच्चे माता पिता और शिक्षकों जैसे प्राधिकरण के आंकड़ों के नियमों को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि पूर्व परंपरागत नैतिकता वाले बच्चे ने अभी तक सही या गलत के संबंध में समाज के सम्मेलनों को अपनाया या आंतरिक रूप नहीं किया है, बल्कि इसके बजाय बाहरी परिमाणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कुछ कार्रवाई हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ, आपको हम सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं कि पहला अवस्था जो होता है ये नैतिक विकास की स्टार्ट होती है। इसकी जो आयु काल जो होती है वो 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष या 10 वर्ष मानी जाती है। 4 से 10 वर्ष मानी जाती है। यहाँ से नैतिक विकास प्रारंभ होती है और ये विकास जो होती है वह पूर्णतः बाहरी परिमाप पर ही, यानी उसके रिजल्ट पर ही डिपेंड होती है। यदि बच्चे के कुछ व्यवहार इस प्रकार से होते हैं जिस पर आपको उसको दंड देना जरूरी होते हैं, या उसके व्यवहार कुछ आपके अनुकूल होते हैं, जब उसको आप प्रशंसा करते हैं या उसको आप उपहार स्वरूप कुछ सामान देते हैं, ये 2 चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो कहने का मतलब है जो पहला अवस्था जो हुआ वो आपके बाहरी परिमाप पर डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है। अगर उसको पनिशमेंट मिल रहा है तो उस कार्य को छोड़ेंगे, अगर उसको शाबाशी मिल रहा है तो उस कार्य को करेंगे। तो गलत या सही का अनुमान उसके पास नहीं रहता है, बल्कि बाहरी परिमाप जब उसके ऊपर आरोपित की जाती है तब उसको समझ में आता है कि ये गलत है या ये सही है। तो अब पहला जो है आज्ञाकारी और सजा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आज्ञाकारी और सजा। पहला चरण में क्या होता है, नियमों का पालन करने और दंडित होने से बचते हैं बच्चे। यानी वो ऐसे नियम का पालन करते हैं जो उसको दंडित करने से, अगर दंडित की जाती है तो वो नियम छोड़ दिया जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे, छोटे बच्चे अगर है 5-6 साल की आयु वाले हैं, अगर उसको आप कहीं खेल रहे हैं, अगर उसको डांट दीजिएगा या उसको धमका दीजिएगा तो उस जगह पर जाना वो बंद कर देता है। आप कहिएगा कि वो अमुक के यहाँ मत जाना, वो अच्छे आदमी नहीं है, उसकी अवधारणा सही नहीं है, वहाँ के लोग ठीक नहीं, तो वो दोबारा वहाँ पर वो चीज़ नहीं जाएगा। आप आमतौर पर अगर कह देंगे, बगल के ही अगर अंकल या आंटी है कह देंगे उनके यहाँ नहीं जाना है, अगर वो कुछ दे आपको तो नहीं लेना है, तो वो दोबारा वो चीज़ नहीं लेंगे। यानी कहने का मतलब उसके अंदर नैतिक विकास तब प्रारंभ होती है जब आप उसको जब ऑब्जर्व करेगा, जब आप उसको बाहरी बल देंगे या बाहरी परिमाप जब उस पर आरोपित होगी तब वो जाके उस पर काम करेगा। इच्छा पर केंद्रित होते हैं। क्या होता है इच्छा पर केंद्रित? जो उसके इच्छा में होगा वही काम करेगा। उदाहरण के लिए एक क्रिया को नैतिक रूप से गलत माना जाता है क्योंकि अपराधी को दंडित किया जाता है, इसलिए इस अधिनियम के लिए दंड जितना बुरा होगा उतना ही बुरा अधिनियम माना जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर बच्चे कुछ दंडित व्यवहार करते हैं तो उसको दंड दिया जाता है और उसके अंदर इच्छा पर केंद्रित, यानी जो उसके इच्छा में होगा वही काम करेगा। आप कहीं प्रेशर भी डालेंगे तो करेगा, लेकिन वो अपनी इच्छा पर ही लगातार वो केंद्रित रहेगा। सेकेंड इसका है अहंकार केंद्रित। क्या है ये?
अहंकार केंद्रित का चरण। यहाँ पर क्या होंगे, जो उसके मुंड में रहेगा वही काम करेगा। इस अवस्था में अक्सर आपने देखा होगा कि बालक छोटे होते हैं वो अहंकार केंद्रित होंगे। जब तक उसको कुछ दिया नहीं जाएगा तब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक कुछ उसको लालच नहीं दिया जाएगा तब तक काम नहीं करेगा, और कुछ भी काम करने के लिए आपसे पैसे की वो मांग करेगा। जब उसको चॉकलेट मिलेगा तब काम करेगा। स्कूल जाने के लिए कहिए, स्कूल जाने कब जाएंगे, जब चॉकलेट मिलेगा तब जाएंगे। यानी अहंकार की भावना उसके अंदर जागती है पहली अवस्था में। यहाँ पर देखिएगा, मेरे लिए इनमें क्या है, स्थिति व्यक्त करता है। इनमें से सही व्यवहार को परिभाषित किया जाता है जो व्यक्ति अपने सर्वोत्तम हित में ही होना चाहता है। यानी वो खुद ही चाहता है कि सब चीज़ मेरा ही हो जाए। दो भाई हैं, चॉकलेट दो आया, वो चाहेगा कि दोनों छोटा वाला का भी हम ले लें और मेरा वाला का भी हम ले लें। ये भावना उसके अंदर पहली अवस्था में बच्चों के अंदर जागृत होती है। दो में क्या है, दूसरों की जरूरतों में सीमित रुचि दिखाता है, केवल उस बिंदु पर जहां व्यक्ति को अपने हित की बात होती है, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। पूरा आइसक्रीम हम ही खा ले, काहे ना हम बीमार पड़ जाए, ये डजन मीटर है। बच्चे के अंदर भावना होती है कि छोटा भाई वाला भी आइसक्रीम मेरे पास आ जाए, मेरा वाला भी आइसक्रीम मेरे पास आ जाए, पूरे चीज़ का आइसक्रीम मेरे पास आ जाए और हम ही उसको खाएं। यानी अपने हित के बारे में सोचेंगे, दूसरे के हित के अंदर कोई मायने, कोई जगह नहीं रखता है। ये चीज़ होती है पहला अवस्था में। कुछ उदाहरण यहाँ पर उसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा अवस्था जो आता है वो आपका पारंपरिक अवस्था है। कैसे कैमा अवस्था है, ये आपका सेकेंड अवस्था है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पारंपरिक अवस्था। ये क्या है, पारंपरिक अवस्था जो है एक बच्चे की नैतिक की भावना, अभिव्यक्ति और सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती है। बच्चे प्राधिकरण के आंकड़ों के नियमों को स्वीकार करते हैं, लेकिन अब यह उनके विश्वास के कारण यह सकारात्मक संबंधों और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन चरणों के दौरान नियमों और सम्मेलनों का पालन कुछ हद तक कठोर और नियम होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ बच्चे अब सेकेंड अवस्था में प्रवेश कर गए। ये अवस्था जो होते हैं वो बच्चे को सीधे सीधे समाज से जोड़ती है। कहाँ से जोड़ती है, समाज से जोड़ती है, और समाज में कुछ नियम बनाए जाते हैं, उस नियम का वो पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, समाज के नियम का पालन करते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, इसमें क्या होता है कि बच्चे जब समाज में जाते हैं तो उनके अंदर दो चीज़ लालसा होती है। क्या होते हैं, अंतर व्यक्तित्व को समझता है। क्या कर रहा है, अंतर व्यक्ति को समझता है। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, ये अभिविन्यास उसके अंदर आ जाता है। यानी बच्चे चाहते हैं कि प्रशंसा हो, वो खुद चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, कि अमुक के बेटा या बेटी बहुत तेज है, या लोग हमारे उपमा दे कि हाँ उसका बेटा, शर्मा का बेटा, महेश का बेटा मतलब बेहतर है। ये चीज़ कल्पना उसके अंदर जागृत होती है कि हमारी कोई दूसरे व्यक्ति प्रशंसा करे। ये चीज़ बच्चों के अंदर भावना उत्पन्न होती है। बच्चे दूसरों की मंजूरी चाहते हैं और अस्वीकृत से बचने के तरीकों से कार्य करते हैं। अच्छे व्यवहार पर जोर दिया जाता है और लोग दूसरे के लिए अच्छा होते हैं। ये चीज़ उसके अंदर आता है। ये तीसरा चरण हुआ, और दूसरे में का तीसरा चरण हुआ। चौथा है कानून और व्यवस्था। अब यहाँ पर क्या होंगे, बच्चे कानून के दायरे में आएंगे। कानून का मतलब हुआ समाज के कुछ दायरे होते हैं, उस कानून की बात हो रही है। सामाजिक प्रणाली के लिए प्रतिधर्म सम्मान का मंच है। यहाँ पर क्या है, चरण 4 में बच्चों एक कार्यशील समाज को बनाए रखने के लिए महत्व करता है। यानी अब यहाँ पर बच्चे समाज में और समाज के जो नियम है उस नियम के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित करते हैं। हमारे और आपके समाज में कुछ नियम होते हैं, उस नियम को पालन करना एक एक समाज की इकाई का, यानी एक एक व्यक्ति का ये दायित्व होती है कि समाज के नियमों को बेहतर ढंग से पालन करे और उनको आगे पीढ़ी तक लाने के लिए, ले जाने के लिए मदद करे। ये चीज़ होती है। इसमें बात करेंगे एक कारण नियमों और सम्मेलन में अंधाधुंध स्वीकार करता है। नियमों को कभी सभी के लिए समान माना जाता है, और जो करने के लिए माना जाता है, करने के लिए नियमों का पालन करना मूल्यवान और महत्वपूर्ण माना जाता है। चरण 4 में नैतिक तर्क 3 में प्रदर्शित किया गया है कि ये चीज़ जो होती है, मतलब पालन करना, कुछ अवधारणाएं हमारे समाज में इस प्रकार से भी होती है जो बिना मतलब सोचे समझे, मतलब अंधविश्वास के ही तरह उसको मानी जाती है। वैसे ही चीज़ को बच्चों के द्वारा अनएक्सेप्ट किया जाता है। अगर बच्चे के अंदर भी उस प्रकार की अवधारणा अगर विकसित हो जाती है, अगर उस प्रकार की अवधारणा अगर बच्चों के अंदर भी विकसित हो जाएगी तो वो चीज़ उसके अंदर सेट हो जाएगा, और बच्चे पढ़ने के पश्चात भी उस मतलब कूटनीतियों पर, उस कूट प्रथाओं पर वो विभेदीकरण नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ होती है समाज में जो नियम बनाए जाते हैं। और तीसरा जो है आपका है वो प्रसव पारंपरिक अवस्था है। ये आपका तीसरा अवस्था है। ये क्या है, परंपरागत स्तर के बाद में एक व्यक्ति को नैतिकता की भावना को अधिक सार सिद्धांतों और मूल्यों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है कि लोग
अब मानते हैं कि कुछ कानून अन्यायपूर्ण और उन्हें बदला या हटा दिया जाना चाहिए। इस स्तर पर एक बढ़ती एहसास से चिन्हित किया गया है कि व्यक्ति समाज से अलग संस्थाएं और व्यक्ति अपने नियमों के साथ असंगत नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं बाद में पारंपरिक नैतिक एवं नैतिक सिद्धांतों में से जीते हैं, जिनमें से आमतौर पर जीवन, स्वतंत्रता और न्याय के रूप में ऐसे बुनियादी मानवाधिकार शामिल होते हैं और पूर्ण नियमों के बजाय में नियमों के उपयोगी लेकिन परिवर्तनीय तंत्र के रूप में देखते हैं, जिन्हें बिना किसी प्रश्न के पालन किया जाता है। चूंकि परंपरागत व्यक्ति सामाजिक सम्मेलनों पर एक निश्चित स्थिति के अपने नैतिक मूल्यांकन को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से चरण 6 में उनके व्यवहार कभी कभी पूर्व पारंपरिक स्तर पर उन लोगों के साथ भ्रमित हो सकते हैं। कुछ सिद्धांतकारों ने अनुमान लगाया है कि कई लोग कभी भी इस नैतिक तर्क के इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यानी कहने का मतलब हुआ दो स्तर आपने पढ़ा, दो स्तर तक सामान्य व्यक्ति भी पहुंच सकते हैं, लेकिन तीसरा स्तर जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपने न्याय व्यवस्था में जो एक सार्वभौमिक रूप में, यानी जैसे महात्मा गांधी को ले लीजिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, जिन्होंने देश के लिए बल्कि विदेश के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शन का काम किया, जो अपने समय को त्याग कर दूसरों के लिए समर्पित किया। वो विकास अगर होती है तो वो नैतिक विकास तीसरे चरण में कोहलबर्ग के सामने आती है। इसलिए सामान्य व्यक्ति तीसरे चरण तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो लास्ट चरण क्या है? सामाजिक अनुबंधन। क्या है? सामाजिक अनुबंधन। अब सामाजिक अनुबंधन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसको जानेंगे बेहतर ढंग से। दुनिया को विभिन्न राय, अधिकार और मूल्य रखने के रूप में देखा जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण को प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय के लिए पारस्परिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। कानून कठोर नैतिकता के बजाय सामाजिक अनुबंधन के रूप में होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन है, यानी कुछ ऐसी कार्यनीति होती है, कुछ प्रकार की ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं जो समाज के अंदर होती है, लेकिन समाज क्या करते हैं, उसको कुछ लोग बैठते हैं और उस समाज बैठ के आपस में समझौता करते हैं। क्या करते हैं? आपस में समझौता करते हैं। यानी सामाजिक अनुबंधन का मतलब हुआ समाज की कुछ नीति हो या समाज में किसी प्रकार की झगड़ा लड़ाई अगर होते हैं आपस में दो लोगों में, तो वो चीज़ आपस में लोग, समाज के लोग ही बैठ के उसका निर्णय निकालते हैं, यानी समाज ही उसका एक हल निकालते हैं। इसी को हम सामाजिक अनुबंधन कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, इसमें एक चरण और है, सार्वभौमिक नैतिक। क्या है ये? सार्वभौमिक नैतिक। ये आपको सीधे वर्ल्ड लेवल से जोड़ती है। सार्वभौमिक का मतलब होता है ये पूरे ऑलराउंडर की बात हो रही है। सार्वभौमिक नैतिक प्रधानाचार्य अभिविन्यास, विवेक का मंच। यहाँ पर विवेक यानी समझ की बुद्धि का प्रकार होती है। बुद्धि की बात हो रही है, यानी वैसे बुद्धि जो पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दे, पूरे विश्व को एक प्रकार की कहे तो उसके उपयोगी और उसके जीवन का आधारशिला बने, वो प्रकार होना चाहिए। ये क्या है? नैतिक तर्क सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उपयोग करके अमूर्त तर्क पर आधारित है। आमतौर पर चुने गए सिद्धांत मूर्त के बजाय अमूर्त होते हैं। सामान्यतः गरिमा या सामान्य जैसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कानून केवल न्याय के आधार पर मान्य होती हैं और मान्य के प्रति अन्याय कानूनों का उल्लंघन का जिम्मेदारी रखती है। कानून उल्लंघनों के लिए जिम्मेदारी रखती है कि लोग उन नैतिक सिद्धांतों का चयन करते हैं जिन्हें उनके अनुसरण करना चाहिए, और यदि वे उन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो वह दोषी महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे करने का नैतिक अधिकार, और इसलिए नहीं कि एक दंड से बचना चाहते हैं। यह उनके सबसे अच्छी रुचि है। यह उम्मीद है कि कानूनी या पहले से असहमत हुई है। हालांकि कोहलबर्ग ने जोर दिया है कि चरण 6 मौजूद है, लेकिन उन्हें इस स्तर पर लगातार संचालन करने वाले व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो गया। यानी इस पथ पर चलना सबसे मुश्किल है। क्या है ये? सबसे विकास की है। यहाँ तक बहुत ही कम गिने चुने लोग ही जा पाते हैं, ये कोहलबर्ग का कहना हुआ। यानी पूरे दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो इस नैतिक विकास के अंतिम सीढ़ी तक पहुँच पाते हैं। पहला सीढ़ी में क्या था, हम एक मतलब पुनरावृत्ति कर देते हैं। पहला स्तर में क्या था कि वहाँ पर बच्चों के नैतिक विकास आपके ही
बाहरी परिणाम पर ही डिपेंड करता था, यानी आज्ञा पर भी था, पनिशमेंट पर भी था। दूसरा स्टेप में क्या था, अहंकार की भावना होती है, वो सब चीज़ चाहता है कि मेरा ही हो जाए, दूसरा व्यक्ति का भी वो छीन के अपने पास हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, ये कल्पना होती है। सेकेंड में क्या आता है, सेकेंड में आते आते उसके अंदर ये भावना होती है अच्छा लड़की या लड़की या अच्छा लड़के की भावना उनके अंदर जागृत होती है। फिर उसमें समाज में ही सहयोग करना शुरू कर देता है और समाज में भी वो मिलना जुलना प्रारंभ करता है। ठीक है। तीसरा में क्या है, तीसरा में सबसे पहले क्या आता है, समाज से अनुबंधन, समाज में कुछ नीति उसको फेरबदल करना, ये प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आ जाती है। तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। और तीसरी अवस्था में जो लास्ट की अवस्था है वो एक सार्वभौमिक है, जहाँ तक गिने चुने लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये कुछ 3 उसके अवस्थाएं थे और तीनों में 2-2 अवस्थाएं उप अवस्थाएं दिए गए थे, यानी कुल मिला के 6 अवस्थाएं हम लोग पढ़े थे। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम मेंशन किए हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन इसमें हम लिए हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत में कितने चरण हैं। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास में 6 चरण हैं, यानी 3 आपका अवस्था है और 3 में 2-2 चरण हैं, कुल मिला के 6 चरण हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर हैं, तो इसके 3 स्तर हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे हैं जो आपकी पुनरावृत्ति करने के लिए हमने इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये नैतिक विकास आपको कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक देना ना भूलेंगे, कॉमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। और हम आपको बता दें कि 31 जनवरी को जो आपका 2021 में जो निर्धारित CET का एग्ज़ाम है, इसके लिए हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे। जो लोग ग्रुप में ऐड हैं वो लोग लगातार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आपको CET से जुड़े इन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आप तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे।